नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक के 5 वरिष्ठ अधिकारियों पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में एक होटल व्यवसायी ने शिकायत करते हुए बताया कि बैंक के सर्किल हेड, जोनल मैनेजर, शाखा प्रबंधक समेत अन्य अधिकारियों ने लोन की ब्याज दर बढ़ाकर फर्जी बकाया दिखाया और ग्राहक की संपत्ति का मूल्य घटाकर उसे सस्ती नीलामी में बेचने की साजिश रची। इसके अलावा आरोप है कि मामले में दस्तावेजों में हेराफेरी की गई और फर्जी कागजात तैयार किए गए। शिकायत के आधार पर कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस ने धोखाधड़ी और साजिश संबंधी धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने इसके अलावा बैंकिंग और संपत्ति विवाद के लिए डीआरटी में भी मामला दायर किया है। पुलिस टीम मामले की गहन पड़ताल कर सभी आरोपी अधिकारियों और उनकी कार्यप्रणाली की जांच में जुटी हुई है ताकि आरोपों की पुष्टि हो सके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। उधर दिल्ली के कई इलाकों में सुबह अफरा तफरी मच गई जब सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के बीच शहर के 9 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले कॉल मिली। स्कूलों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। तो सुरक्षा के लिए बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालकर स्कूल की पूरी तरह से तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि सभी कॉल लगभग एक ही समय पर आए, इसलिए एजेंसियां सतर्क हैं। फिलहाल पुलिस कॉल करने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है। जिन 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उनमें दिल्ली कैंट का लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, सादिक नगर का इंडियन स्कूल, रोहिणी का सीएम श्री स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल और न्यू राजेंद्र नगर का वनस्थली स्कूल शामिल है। इन सभी स्कूलों में सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और आपको बता दें कि एहतियातन कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक बार फिर दिल्ली के 9 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बिल्कुल, देखिए साहिल, ये सुबह की घटना है। 8 साढ़े 8 बजे की घटना है जब दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सबसे बड़ी जिसमें सवाल खड़ा होता है कि एक साथ जो कि फोन पहुंचे हैं, आसपास ही जो ही समय के दौरान ये फोन पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक अफरा तफरी मच गई है। दिल्ली के 9 बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी मची है, स्कूल के जो कई ऐसे स्कूल हैं, दिल्ली कैंट का लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल है, श्रीनिवासपुरी का कैम्ब्रिज स्कूल है, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल है, सादी नगर का इंडियन स्कूल है। ऐसे तमाम 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसी के साथ जो अफरा तफरी मची है, तो स्कूल वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम स्क्वाड को लेकर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। सुरक्षा के लिए बच्चों को, स्टाफ को बाहर निकालकर स्कूल को पूरी तलाशी ली गई है। इसमें बताया जा रहा है साहिल, सभी कॉल लगभग एक ही समय पर आई, जिससे एजेंसियां जो है वो सतर्क हो गई। और क्योंकि इससे पहले भी जनवरी की बात की जाए या फरवरी में, अब स्टार्टिंग फरवरी की बात की जाए, तो लगातार दिल्ली या नोएडा एनसीआर में बम से उड़ाने की धमकी मिलती रहती है। लेकिन दिल्ली में इस बार फिर 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और समय जो है वो लगभग एक टाइम बताया जा रहा है कि एक ही समय पर कॉल आई थी। इसके बाद जो और अरबाज, अगर बात की जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरीके की धमकी, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या कॉल के माध्यम से हो, कई स्कूलों को दी जा चुकी है। हालांकि कोई भी धमकी के बाद जब स्कूलों की तलाशी ली गई तो किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु यहाँ पर नहीं मिली है। ये राहत की बात है। लेकिन जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और तमाम स्कूलों की जांच पड़ताल की जा रही है और स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। बच्चों को अभिभावकों को सौंप दिया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चों को, स्टाफ को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस हर बिंदु पे जांच कर रही है, कैमरे से छानबीन कर रही है और जो ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लाइब्रेरी है, वॉशरूम है, बाथरूम है और कहीं ना कहीं जो डस्टबिन है, उनको सबसे ज्यादा चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ऐसी ही जगह पर कहीं ना कहीं बम रखे जाते हैं। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद है, कई टीमें वहाँ पर पहुंच चुकी हैं और कहीं ना कहीं जो कॉल करने वाले हैं उसकी लगातार पहचान करने की पुलिस कोशिश कर रही है। साइबर यूनिट और टेक्निकल टीम्स जांच में शामिल की गई हैं। आपको बता दूं, जनवरी से फरवरी 2026 के बीच दिल्ली एनसीआर में स्कूलों को बम से धमकियों का सिलसिला जो है साहिल को लगातार देखा गया है। 7 फरवरी को बड़े पैमाने पर भेजे गए इसमें ईमेल के बाद, यानी कि 50 से अधिक स्कूलों को खाली कराया गया था, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसको फर्जी बताया है। फिलहाल कहीं ना कहीं माना जाता है कि लोगों में बच्चों में
और जो कि बच्चों के पेरेंट्स हैं उनमें कहीं राहत देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता है कि वैसे ईमेल और कॉल कर कौन देता है साहिल। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और आपको बता दें कि 9 नामी स्कूल जिन्हें एक ही समय पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये धमकी भरे कॉल आए, जिसके बाद जांच एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। बच्चों और स्कूल के स्टाफ को सुरक्षित स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद बम स्क्वाड की टीम, दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि अभी तक किसी भी संदिग्ध वस्तु की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की धमकियां आखिर स्कूलों को दे कौन रहा है। अब इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि आखिर ये धमकी भरे कॉल किसने किए थे। उधर वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी इलाके में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक बस हेल्पर की बस के अंदर जलने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है, जो रात में बस के अंदर ही सो रहा था। घटनास्थल से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुनील ने बस के अंदर मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाई थी और आशंका यही जताई जा रही है कि आग इसी अगरबत्ती से लगी और धीरे धीरे पूरी बस में फैल गई। हादसा देर रात उस समय हुआ जब आसपास के लोगों ने बस से धुआं और आग की लपटें निकलती देखी। सोशल मीडिया पर आया एक वीडियो जिसमें पूरी बस धू-धू कर जलती हुई दिखाई दे रही है और आग इतनी तेज़ी से फैली कि सुनील के पास बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिला और वो बस के अंदर ही फंस गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के बाद बस के अंदर सुनील का जला हुआ शव मिला, जिसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। उधर मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाना क्षेत्र में सिकंदरपुर सीकरी मार्ग पर लंबे समय से गंदे पानी का जमाव बना हुआ है, जिससे दर्जन भर गाँव के सैकड़ों ग्रामीणों को रोजाना गुजरना पड़ता है। ये पानी न केवल आवागमन में बाधा डाल रहा है, बल्कि कई बार दुर्घटनाओं का कारण भी बन चुका है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने इस समस्या का ठोस समाधान नहीं किया, जिससे जनता में असंतोष और नाराजगी बढ़ी है। रविवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली और खाट लगाकर गंदे पानी में धरना दिया और स्पष्ट किया कि जब तक सड़क और जल निकासी का स्थायी समाधान नहीं होगा, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि इसी रास्ते से अस्पताल, बैंक और फर्टिलाइजर की दुकानों तक जाना पड़ता है, इसलिए समस्या उनके जीवन और रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित कर रही है। एसडीएम जानसठ राजीव भारती ने बताया कि नायब तहसीलदार की अगुवाई में एक टीम मौके पर भेजी गई थी, जो पानी निकालने का अस्थायी प्रयास कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसे असंतोषजनक बताया और स्थानीय समाधान की मांग करते हुए टीम को रोक दिया। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन कई वर्षों से इस समस्या को अनदेखा कर रहा है। स्थानीय निवासी मीनाक्षी ने अपनी परेशानियों का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि रोजाना पैदल गुजरना पड़ता है, गाड़ी की सुविधा नहीं है और कई बार गिरने से हाथ या सिर में चोटें भी आई है। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि ये मार्ग केवल उनके गांव ही नहीं बल्कि आसपास के तीर्थ स्थलों और अन्य गांवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। ये मामला अब जनपद में गंभीर समस्या के रूप में उभर चुका है और ग्रामीण इसे समाधान तक लगातार उठाए रखने की चेतावनी दे रहे हैं। और ये जो मामला है मुजफ्फरनगर जिले का सबसे बड़ा मामला है मेरे हिसाब से। इतना गंदा रास्ता, इतनी बड़ी समस्या पूरे जिले में कहीं नहीं होगी जो यहाँ हमारे सीकरी के रास्ते पे सिकंदरपुर, रहमतपुर, गढ़वाड़ा, सीकरी कई जो गांव हैं इससे कनेक्ट होते हैं। और हमारा तो बैंक भी यहाँ है, औरतों को आना पड़ता है वहाँ इसी पानी में को निकल के। हमारा अस्पताल यही है, मरीजों को लेकर के आते हैं यहाँ। कुछ मरीज ऐसे हैं जो कई बार यहाँ इसमें पानी में गिर भी चुके हैं ठीक होने की बजाय, और वो और ज्यादा उनको तबीयतें खराब हो चुकी हैं। यहाँ सोसाइटी है, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है यहाँ फर्टिलाइजर लेने के लिए। तो समस्या तो बहुत बड़ी है, हमें किसी से कोई मामला नहीं है, हमें तो पानी का समाधान चाहिए। पानी का समाधान कर दो और सड़क ये बना दो, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये 10, 15, 20 गाँव को जोड़ता है। और इस रास्ते में कुछ चीजें ऐसी भी है कि शुक्रताल भी निकल के इस रास्ते को जाते हैं, जो हमारा तीर्थ स्थल भी है, समझे। तो इस चीज का समस्या तो यहाँ सालों से है जी। पानी की समस्या है, हमें रोज की काम पे जाना पड़े और हम यहाँ पैदल जावे, गाड़ी भी नहीं मिलती। गिर भी गिर भी गए थे, हमारा एक बार हाथ भी टूट गया, सिर फूट गया था एक बार। इस खाड़ी का ना कोई गाड़ी मिलती ना कोई मिलती है, पैदल जाना पड़ा। अब बताओ इतने पानी में कौन कैसे जाएंगे जी। इस पानी को तो बहुत साल हो गए, कई साल हो गए इस पानी को भरा हुआ को। रोज का काम है हमारा आना जाना, मतलब हमें ड्यूटी पे जाना पड़े। बिट्टू प्रधान का यहाँ काम करते हैं, अब बताओ पैदल हम कैसे जाएंगे रोज की गाड़ी।
तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दर्जन भर गांव के सैकड़ों ग्रामीण इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि लंबे समय से गंदे पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस समस्या को अनदेखा किया जा रहा था और अब प्रदर्शन के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उनका धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के बोपल थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सिकंदरपुर सीकरी का है, जहां पर 15 से 20 गांव टुक्कर ताल को जोड़ता है और वहां पर आए दिन पानी की समस्या को लेकर जो गांव के ग्रामीण है गंदे पानी से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ता है। वही जिसकी समस्या से उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को भी इस पूरे मामले से अवगत करा चुके हैं, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होते देख जो दर्जन पर गांव के ग्रामीण है वे गंदे नाले पे ही अपनी जो चारपाई है, खाट है, उनको बिछाकर उन पर बैठ गए और उन्होंने एक प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते जानसठ जो एसडीएम है, उप जिलाधिकारी है राजकुमार भारती, उनके निर्देश पर एक सफाई कर्मचारियों की टीम गांव में पहुंची तो ग्रामीण द्वारा उसका विरोध भी किया गया। वही उनका यह कहना है कि इस समस्या का पूर्णतः समाधान किया जाए, जिसके चलते बार बार जो आए दिन पानी भरता है और गांव के ग्रामीण गंदे पानी से होकर अपने रोजमर्रा की तरह अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं, उनके सामने काफी समस्याएं पैदा होती है। वही इस गंदे जल भराव के चलते जो उन्हें अभी तक निजात नहीं मिली है, जिसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर यहाँ पर इन ग्रामीणों के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इतने दिनों से लगातार इस तरीके की स्थितियां हैं और उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकल पाया है। तो अब उनके पास आखिरी रास्ता जो प्रदर्शन का बचा है, गंदे पानी में खड़े होकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक पूरी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशासन ने इस पर क्या कुछ कदम उठाया है या अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन यहाँ पर ग्रामीणों को दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब ग्रामीण द्वारा इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी जानसठ राजकुमार भारती को की गई तो उन्होंने समस्या के समाधान के लिए जो तहसील में नायब तहसीलदार है उनकी अगुवाई में एक जो टीम थी मौके पर भेजी गई। वहीं गंदे पानी को निकालने का काम जब कर रही थी तो ग्रामीण द्वारा उसका विरोध किया गया और जो सफाई कर्मचारियों की टीम थी उसको ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन के चलते वापस लौटना पड़ा। वहीं ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता वह गंदे पानी में ही बैठे रहेंगे और जो उनका जब तक पूर्णतः समाधान नहीं होता वह जो मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी है उमेश मिश्रा उनको इसकी शिकायत करेंगे और जब जो एक तरह से आपको बताया जाए कि कई सालों से जो प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है उसकी जब तक समस्या का निस्तारण नहीं होता तो वह अपने। चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दर्जन भर गांव के सैकड़ों ग्रामीण इस परेशानी से प्रभावित हो रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लंबे समय से गंदे पानी की समस्या बनी हुई है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है और अब उन्होंने प्रदर्शन का रास्ता इख्तियार कर लिया है। वहीं मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में छत्रपति शिवाजी सेना का हिंदू स्वराज्य अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और सैकड़ों लोग शामिल हुए। बालियान ने जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अधिक आबादी देश के लिए बोझ बन चुकी है। सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने सभी वर्गों को एकजुट होकर केसरिया और नीले ध्वज के नीचे काम करने का आह्वान किया और कहा कि 2027 तक पूरी तैयारी है। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को हिंदू समाज के खिलाफ कार्य बंद करने की सलाह दी। कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं और टीमों का सहयोग सराहनीय रहा, जिन्होंने ग्रामीणों को शामिल कराया और आयोजन को सफल बनाया। अर्चित आर्य ने कहा कि संगठन युवाओं को जाति से ऊपर उठाकर समाज और राष्ट्र के हित में सक्रिय कर रहा है। संजीव बालियान ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि सेना युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित कर रही है और जनसंख्या नियंत्रण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारतीय छत्रपति शिवाजी सेना एक देशभक्त युवाओं का संगठन है और मुजफ्फरनगर में काफी बड़ी संख्या में है। आज इनका सम्मेलन था, शानदार कार्यक्रम था। ये वो युवा हैं जो सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हैं और साथ के साथ राष्ट्रभक्त युवा है। कैसे यही बात है कि हिंदू समाज में सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जातियों में बंटना और ऐसे जो संगठन है
ये कहीं ना कहीं युवाओं को जातियों से हटाते हैं और समाज के साथ समाज को एक करने का कार्य करते हैं। देखिए, अभी तो जनसंख्या निरंतर वक्त की आवश्यकता है। ये भारत माता और बोझ नहीं सहन कर सकती। 150 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी है, पूरी डेमोग्राफी बदलती है देश की। तो जिस देश में जनसंख्या निरंतर वक्त की आवश्यकता है, और मैं पहले भी ये बात कहता रहा, आज भी देश में हर युवा को ये बात सोचना पड़ेगा, अगर इस राष्ट्र को अगर सबसे ज्यादा कोई आवश्यकता है तो जनसंख्या नियंत्रण की है। छत्रपति वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर में एक गंभीर घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है, जिसमें एक पूर्व सैनिक अपने घर में पत्नी से मारपीट करने के आरोप में घिर गया। पीड़िता पत्नी कविता ने आरोप लगाया कि उसे पति आदेश कुमार ने लाठी और डंडों से पीटा और उल्टा उस पर हथियार रखने का आरोप भी लगाया। इसके बाद महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिससे मामला उजागर हुआ। पुलिस ने मोदीनगर की राधाकुंज कॉलोनी में छापेमारी करते हुए घर से 42 प्रतिबंधित कारतूस बरामद किए। इनमें 7.62 mm के 35, 9 mm के 5, 12 mm के 2 और 5.56 mm का एक खोखा भी शामिल है। पीड़िता ने बताया कि पति ने सेना में नौकरी के दौरान कारतूस चोरी करके घर में छिपा रखे थे और कुछ हथियार अपने भतीजे को भी सौंपे थे। इस मामले में पुलिस ने सभी बरामद कारतूस अपने कब्जे में ले लिए हैं और शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व सैनिक की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल मामले की जाँच पुलिस सक्रियता से कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की पुष्टि हो सके। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर में पुलिस ने एक बड़े नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया और उसके 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हिमालय कंपनी की लोकप्रिय लिवर 52 दवा की नकली गोलियां तैयार कर कई जिलों में सप्लाई की। जांच में पता चला कि यह गिरोह हरियाणा के सोनीपत में दवा के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री बनवाता और 4 महीने के भीतर अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, बिजनौर समेत कई जिलों में इसे वितरित कर चुका था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 50,000 नकली टैबलेट, 500 रैपर, 1200 ढक्कन और डिब्बियों के साथ एक कार बरामद की। आरोपियों ने नकली दवा 20% कम कीमत पर बेचकर आम लोगों को धोखा देने की कोशिश की। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों के नाम मयंक, नितिन, अनूप, तुषार और आकाश है। इस कार्रवाई से न केवल अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ, बल्कि नकली दवा से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम करने में मदद मिली है। तो आपको बता दें कि हिमालय कंपनी की नकली लिवर 52 ये आरोपी बना रहे थे। मुरादनगर पुलिस ने गैंग के 5 गुर्गों को पकड़ा है और 50,000 की नकली टैबलेट और 500 रैपर भी बरामद किए हैं। तो लिवर की नकली दवा बनाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हिमालय कंपनी की लिवर 52 दवाई की नकली खेप यहाँ से बरामद की गई है और ये लिवर की नकली दवा बनाकर बेचा करते थे। इन 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मुरादनगर पुलिस ने गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। लिवर की नकली दवा बनाने वाले इस गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हिमालय कंपनी की नकली लिवर 52 बना रहे गिरोह का भांडाफोड़ यहां पर पुलिस ने किया है। बता दें कि 50,000 नकली टैबलेट भी पुलिस ने पकड़ी है। तो मुरादनगर पुलिस ने गैंग के 5 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो हिमालयन की ये दवा यहाँ पर बनाई जा रही थी। नकली दवा की बड़ी खेप भी पुलिस ने बरामद की है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लिवर 52 की नकली टैबलेट्स बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है और 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एक लीवर ठीक करने वाली दवा जो है वो विमार एक नामी कंपनी के नाम से ये गिरामी कंपनी है कि जो नकली 50,000 गोली जो है वो बरामद हुई है। कई राज्यों में ये बिक रही थी। कॉर्पोरेट तरीके से होता था धंधा पूरा का पूरा। आपको बता दें कि ये गाजियाबाद में ये दवाई जो है कंपनी हिमालय की लीवर को ठीक करने में काम आने वाली गोली इस्तेमाल की जाती थी। लिवर 52 की बड़ी नकली खेप जो है
ये पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही इनके रैपर ढक्कन डिब्बी भी बरामद की है। कई ऐसी चीजें जो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। मेडिकल पैसे से लेकर 8वीं पास तक के लोग इस गोरख धंधे में शामिल थे। साथ में जो दुकानदार को शक होने पर इसलिए नकली दवाई का बिल जो है वो दिया करते थे, ये कि जिससे कि किसी के पकड़ में ना आ सके। फिलहाल वहीं गाजियाबाद के थाना मुरादनगर पुलिस ने 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसमें मयंक अग्रवाल, अनुज गर्ग, तुषार ठाकुर, आकाश ठाकुर और नितिन त्यागी जो है इनको पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नकली दवाई की 500 रैपर सीट और 1200 ढक्कन, 1200 प्लास्टिक की डिब्बी, 50,000 टैबलेट और एक वैगनार कार जो है वो बरामद की है। पूरा जो मामला है ये फिलहाल पुलिस ने इससे पहले भी पकड़े थे। आपको बता दें कब सिर्फ मामले में भी काफी ज्यादा अभी उसमें भी पुलिस तहकीकात कर रही है, तमाम उन बिंदुओं पर भी काम कर रही है। फिलहाल ये दूसरा मामला जो है वो ताजा मामला सामने आया है जिसमें ये देखने को मिला है कि ये नकली खेपों की दवाई जो है वो कई राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और कहीं ना कहीं नकली दवाई किस तरीके से आम जनता पर जो फर्क पड़ता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 50,000 नकली टैबलेट भी पुलिस ने बरामद की है, 500 रैपर बरामद किए गए हैं। लिवर की नकली दवा बनाने वाले 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो माले कंपनी की नकली लिवर 52 दवा ये गैंग बना रही थी और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। उधर मेरठ में एक 22 वर्षीय युवक की पबजी खेलने के दौरान हुई दुर्घटना में मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि युवक अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गेम खेल रहा था। इसी दौरान अचानक बेहोश हो गया। उसके शरीर में अचानक उच्च रक्तचाप के कारण दिमाग की नस फट गई, जिससे गंभीर रक्त रसाव हुआ। आनंद फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक युवक खैरनगर थाना क्षेत्र के दिल्ली गेट का निवासी था। इस अप्रत्याशित घटना से उसके परिवार और आसपास के लोगों में भारी सदमा और गहरा दुख छा गया। तो परिजन अब हादसे की वजह और युवक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंताओं में है। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 17A में रहने वाले क्रांतिलाल साइबर ठगी का शिकार हो गए, जिसमें उनके 2 क्रेडिट कार्ड से कुल 4,45,404 रुपए की धोखाधड़ी हुई। ठगों ने ये राशि 4 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में निकाल ली। घटना की शुरुआत तब हुई जब आरोपियों ने IGL गैस बिल अपडेट करने के बहाने संपर्क किया और क्रांतिलाल को बिल अपडेट करने की एक APK फाइल भेजी। उसने फाइल डाउनलोड कर ली, जिससे साइबर ठगों को उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी मिल गई और उन्होंने पैसे निकाल लिए। ये मामला इंदिरापुरम थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पुलिस जांच में जुटी है ताकि आरोपियों को पकड़कर ठगी का पूरा पैसा वापस लौटाया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।